नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा। र अहिले हामी उपस्थित छौँ मिरिक महकुमा अन्तर्गत तराईको पानीघटा चाय बगानमा। र यहाँ हामी समक्ष हुनुहुन्छ पानीघटा आदिवासी सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटीका प्रतिनिधिहरू। र उहाँहरूले एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्नु गइरहनु भएको छ। प्रेस कन्फरेन्स गर्नुको के मुख्य उद्देश्य रहेको छ उहाँहरूबाट नै हामी जान्नेछौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। र हजुरहरू प्रेस कन्फरेन्स गर्नु जानु भइरहेको छ, के कारणले र के मुख्य उद्देश्य रहेको छ त्यो हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी दिनुहोस् न। नमस्कार, म पानीघटा आदिवासी सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटीका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट। यो पानीघटा आदिवासी सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी 17 फरवरी 1999 सालमा स्थापना भएको र अहिले 22वां सालमा रनिङ हुँदैछ। यो रजिस्ट्रेड संस्था हो। तर आफ्नो पछौटे गरिब बेसहारा आशा गरेर कसैको आफ्नो म्याद पुरा नहुनाले आफ्नो हात खुट्टा छ, हामीले आफै उभियौँ भनेर यो आदिवासी सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटीको स्थापना भएको छ। र यो संस्थाले मल्टी लेभल जन्डुबम जस्तो हर कामलाई गरिरहेको छ मानव कल्याणको लागि। र आज हामी यो तपाईहरुलाई मिडिया पक्षलाई हामीले हार्दिक स्वागत जनाउँदैछौँ कि हाम्रो दुःख जो छ हामी पेरिरहेको छौँ, दुखिरहेको छौँ र भोट दिएर जति पनि चोट खाँदैछौँ प्रत्येकले साक्षी दिनु सक्नुहुन्छ। र आज हाम्रो समक्षमा चिया बगानको मजदुर हुँदा पनि कुन प्रकारको भिक्टिमाइज भएर हामीले सहुलियत पाएको छैन। र यहाँ हाम्रो मोनिका किन्डो चिया बगानको पर्मानेन्ट वर्कर हो, उसले फौलाइहरूदेखि वञ्चित भइरहेको छ। यहाँ हाम्रो गाउँको राम्रो सामाजिक सेवा गर्ने सङ्गीता टोप्पो हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवन, हाम्रो भविष्य, हाम्रो परिवारलाई कुन प्रकारको सफारे जानु, 100 रुपियाँको दैनिक हाजिराले नानीहरूलाई कसरी पढाउनु, कसरी के गर्नु भनेर चाहिँ उहाँले रिपोर्ट दिनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो कृष्ण रौतिया फिल्ड सेक्रेटरी सचिव हुनुहुन्छ। उहाँको रौतिया समाजको त्राईद्वारा सबै इलाकाको 1.5 लाख रौतिया समाज छ। तर इन्क्वायरी भइसक्यो। पश्चिम बङ्गाल सरकारले केन्द्र सरकारसँग ट्राइबल कमिसनर बोर्डमा पनि हामीले दरखास्त गरेर मनोनित भएको छ। तर आजसम्म भएको छैन। उसको एसटीको दर्जा रौतिया समाजले पनि पाएको छैन। उसकै अगुवाई गर्नु हुँदैछ। र उहाँ दिदी हुन्छ इग्निसिया किन्डो। विजयनगरमा कसैले आफ्नो बुढा भत्ता, विधवा भत्तादेखि चाहिँ वञ्चित हुँदै थियो। उहाँको अगुवाईमा हामीलाई बोलायो र हामी वहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ बुढा भत्ता, विधवा भत्ता, विकलाङ्ग भत्ताहरूको चाहिँ व्यवस्था हामीले यही पानीघटा आदिवासी संस्कृतिको वेलफेयर सोसाइटीको तत्त्वाधानमा चाहिँ उहाँ पनि गर्दैछौँ। र जति पनि पेन्सन भोगीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि पेन्सन भोगीहरू समक्षमा उभिरहेको छ। र यहाँ यो आदिवासी संस्कृति वेलफेयर सोसाइटीले जन्डुबम, 1 बम, 100 काम त्यही प्रकारको हाम्रो फन्ड कुनै सरकारले कुनै प्रकारको हामीले व्यवस्था नदिँदा पनि हामीले मान्छेको जनकल्याणको लागि जब हामीलाई त्यो व्यथामा तडपिँदैछ भने पानीघटा आदिवासी सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटीको माध्यममा म ओस्कर तिर्की, उहाँ कृष्ण रौतियाको नेतृत्वमा हाम्रोमा फन्ड छैन, केही पनि छैन। तर पनि हामीले कुन डिपार्टमेन्टको यसको समस्यालाई हल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले कन्सल्ट डिपार्टमेन्टलाई गुनासो पोखाउँछु र त्यसको निर्णय पाएर चाहिँ कति मान्छेले, हजारौँ मान्छेले चाहिँ उपकार पाइरहनु भएको छ। र हाम्रो पछौटे वर्ग खुदै आफ्नो पेट पाला गर्नुको लागि, परिवार निर्वाह गर्नु नसकेर हामीलाई संस्थामा सङ्ग्रह दिनुको लागि सक्दैन र आज हामी लकिरको फकिर छौँ। तर यो संस्था रजिस्टर्ड सोसाइटीको रजिस्टर्ड छ, नीति आयोगमा छ, ट्राइबल कमिसनर बोर्ड, एफसिआरए छ। एटिजी हुँदाखेरि एफसिआरए हुँदा पनि हामीले कुनै प्रकारको व्यवस्था पाउँदैन। यो जिटिएभरि जो हामी हिमुल डायरी गाउँपालन पशुपालनको लागि हामीले अप्लाई गरेको थियौँ, त्यसको प्रोजेक्टलाई 25 लाख रुपियाँको उयो गरेको थियो र
मिरिकको नक्सलबाडी ब्लकको अन्दरमा पर्दैन भनेर यहाँको प्रतिनिधिहरू त्यतिखेर हामी काउन्टरमा पैसा पाउने त्यतिखेरै अब्जेक्सन गर्यो र मिरिकको ब्लकमा गयो। त्यहाँदेखि आजसम्म हामीले त्यो प्रोजेक्ट पनि पाएनौँ र 100 जनाको रोजगार हुने थियो, तर त्यो हामीले पाएको छैन। र यहाँ SC/ST को लागि क्याम्पिङ गर्दै स्वास्थ्य सेवा हामीले जुन प्रकारको बिमारी हुँदाखेरि हामीले आँखा जाँच स्वास्थ्य सेवा सबै गरिरहेको छौँ। आफ्नो नहुँदा पनि हामीले गुनासो पोखाउँछौँ र हामीलाई रेड सोसाइटी, PG हस्पिटल, अन्त सिलगढीको जति पनि नर्सिङ होम छ त्यहाँको राम्रो डाक्टरहरू आएर यहाँ हामीलाई सेवा पुर्याइरहनु भएको छ। र अझै हामीले यो आदिवासी संस्कृति वेलफेयर सोसाइटी मात्र आदिवासीहरूको लागि मात्र होइन, यो सारा मानवको लागि ग्रासरुटमा हामीले आफ्नो खुट्टा आफ्नो हात छ, हात भएर पनि आँखा हुँदा पनि अन्धा भएर हामी निराश बसिरहेको छु र त्यसको लागि चाहिँ हामी आफै खुट्टामा उभिएर चाहिँ यो व्यवस्था जनजनलाई रोटी कपडा मकान दिलाउनुको लागि चाहिँ यो मुभमेन्ट हामी गर्दैछौँ। र यो आदिवासी संस्कृति वेलफेयर सोसाइटीले कसको लागि कुन दफ्तरमा हामीले चिठी गरेको छैन, सारा दुनियाँमा सारा संसारमा हामीले यो गुनासो पोखाइसक्यौँ कि हाम्रो पछौटे वर्गको चाहिँ फन्डहरू आउँछ, जो व्यवस्था हुन्छ त्यो व्यवस्था चाहिँ किन पाउँदैन भनेर यही पानीघाटा आदिवासी संस्कृति वेलफेयर सोसाइटीले पठाउँदैछु। र यो चिठी हो कि GTA क्षेत्रमा यो आदिवासीहरू यो क्षेत्रमा छैन भनेर चाहिँ यो चिठी हो। जब भोटको बेलामा आदिवासी भोटलाई सबैले सँगालेर लान्छ, तर दिने व्यवस्था गर्दाखेरि यहाँनिर पकेट झारी चेउ जस्तो एउटा संस्था गठन गर्छ। यो रजिस्टर्ड संस्थाले डोमिनेट गरेर बजेट खानुको लागि झारी चेउको जस्तो बर्सातमा जुन प्रकारको झारी चेउ र हिन्दीमा भन्छ कुकुरमुता सिजनमा उड्छ, त्यही प्रकारको संस्था गठन गर्छ, बजेट खाइदिन्छ। उसको बादमा आदिवासी जो असलियत छ त्यो समुदायलाई पाएको छैन, पार्टीले त्यसले पाउँछ। एस आराम गर्दैछ, उहाँ पार्टीले गर्दैछ, राजनीतिकले एस आराम गराउँदैछ। ट्राइबलको फेसिलिटी, माइनोरिटीको फेसिलिटी, टी गार्डनको फेसिलिटी हामीले केही पनि पाउँदैको छैन। 6 वर्षदेखि यो बगान बन्द भइरहेको छ, तर पनि हामीले यति एउटा सराहनीय छ कि हाम्रो समस्त भारत देशको संवैधानिक एडमिनिस्ट्रेसनले हामीले सम्झौता दियो र यो लकडाउनको बेलामा हाम्रो कुनै प्रकारको 1000-10,000 मान्छेको रोजगार हुने थिएन र यो गुनासो हामीले गर्दाखेरि प्रशासनले हामीले कोअपरेट गर्यो र आज हामी 10,000 लेबरहरूको पेट गुजारा बगानबाट हुँदैछ। र यसको लागि सबै पदाधिकारीलाई पानीघाटा आदिवासी संस्कृति वेलफेयर सोसाइटीको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछु कि यसै प्रकारको हामीले न्याय पाए भने हामीले यो देशको र गाउँको हर ठाउँको हामीले एउटा स्वाभिमान उदाहरण स्वरूप यो पानीघाटाबाट भएर जाओस् भनेर हामीले एउटा गुनासो पोखाउँदैछौँ। र पश्चिम बङ्गाल सरकारले SC/ST को लागि पनि अर्डर पठाइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि पठाइरहेको छ, तर पनि के हो हामीले अफसोस पर्दैछौँ कि यहाँ क्लियर लेखिरहेको छ पानीघाटा आदिवासी सांस्कृतिकले वेलफेयर सोसाइटीले चाहिँ ग्रासरुटको पछौटे वर्गको लागि चिया बगानको मजदुरको लागि व्यवस्था गर्नुको लागि डिमान्ड गर्दैछ भने यसको चिफ सेक्रेटरीलाई यो इलाकामा भेट्नुको लागि भन्यो, दार्जिलिङ जिल्लाको पदाधिकारीहरूलाई भेट्नुको लागि भन्यो, तर पनि 20-22 वर्ष हुँदैछ हामीले 0 को 0 छौँ, कुनै प्रकारको प्रावधान पाएको छैन। हजुर अस्करज्यू, तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ 22 वर्ष भइसक्यो तपाईँहरूको सोसाइटी रेजिस्टर्ड भएको होइन, चलिआइरहेको र तपाईँहरूले धेरै कामहरू पनि गर्नुभयो, तपाईँले जस्तो भन्नुभयो होइन, तर अहिलेसम्म सरकारबाट जुन चाहिँ सहुलियत नपाएको चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? मुख्य कारण अब हामीले राजनीतिक नै GTA को नै हामीले भन्दैछौँ, किनकि हाम्रो यहाँनिर SDO BDO यो ठाउँलाई ट्राइबल डेभलपमेन्टको लागि 3 पल्ट नापी भइसक्यो। स्टेटमेन्ट यसको नापीजोखी गरेर पनि स्टेटमेन्ट पनि भइसक्यो, इस्टिमेट भइसकेको छ, तर पनि फाउन्डेसन आजसम्म भएको छैन। हठात गरेर यो बिर्सा मुन्डाको स्ट्याच्यु ल्यायो, स्ट्याच्यु ल्याएर हाम्रो सबभन्दा पेटमा चारो छैन,
हामीले कम्युनिटी होलको लागि, समाजको बसोबास गर्नुको लागि, शिक्षा दीक्षाको लागि हामीले दाबी गरेको ट्राइबल डेभलपमेन्ट कम्प्लेक्सको लागि हाम्रो माग छ। हामी विरोध गरेको होइन, तर त्यसको सुचारू रूपमा एउटा इन्डियन फ्रिडम फाइटर हो, उसको इन्डियन फ्रिडम फाइटरको कुन प्रकारको यसको सिरोथाम गर्नुपर्ने ल्याएर थपक्क राति ल्याएर बिर्सा मुन्डाको चौतारामा स्थापना गर्नु र आदिवासीहरूलाई मोहरा बनाउनु र भोटको यो खेला गर्नु, यो चाहिँ राजनीतिक हामीलाई मन पराउँदैन। गणतान्त्रिक अधिकार र एउटा इन्डियन फ्रिडम फाइटर एउटा आदिवासीहरूको मात्रै होइन, सारा हाम्रो भारत देशको सङ्ग्रामी सेनानी हो र उसको प्रतिमालाई एउटा श्रद्धाको रूपमा ल्याउनु पर्ने हाम्रो आदिवासीहरूको सांस्कृतिक र शिष्टाचारले ल्याउनु पर्ने। तर यसमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले दाबी गरेको, हामीले 20 वर्षदेखि हामीले बिर्सा मुन्डाको जन्मतिथि र शहीद तिथि हामी मनाउँछौँ र त्यो स्थापना गर्दाखेरि जब पैसाको खेल हुन्छ, जुनै प्रकारको प्रोजेक्ट हुन्छ, त्यतिखेर राजनीतिको खेलामा चाहिँ यो जिटिएको भित्रमा किन हुँदैछ? आदिवासी जोसले माग्दैछ, जोसले चाहँदैछ, जोसको लागि चाहियो, जोसले डिमान्ड गर्दैछ, उसको हातमा नपरेर चाहिँ राजनीतिको हातमा परेको यो चाहिँ एमएलए फन्डबाट हो कि सरकारी या ट्राइबल फन्ड हो? एमएलए या एमपी राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको बजेटबाट गरिदिएको, त्यसमा हाम्रो भन्ने केही छैन। तर जुन प्रकारको परिकल्प उसको मान सम्मानको रूपमा गर्नुपर्ने त्यसको श्रद्धा भएको छैन, त्यसको लागि चाहिँ अपमानितको लागि म श्रेय पाउनुपर्ने भनेर चाहिँ म दाबी गर्छु कि सरकारले जब एउटा इन्डियन फ्रिडम फाइटरको माथि यसो प्रकारको अवहेलना गर्दैछ भने हाम्रो जनसाधारणमाथि कसरी हुन्छ? र म ट्राइबल कमिसनरले बोर्डलाई पनि आवेदन चढाउँछु कि एउटा इन्डियन फ्रिडम फाइटर सङ्ग्रामी सेनानीको यो एउटा प्रतिमा मात्र होइन र उसको आघात चाहिँ हाम्रो भारतको आदिवासी चिया बगानको मजदुरहरूलाई पनि आघात पुग्रिन्छ। किन उसको श्रद्धा छैन भने हाम्रो श्रद्धा हुन्छ? यसैले नै बुझ्नुपर्ने कि सारा भारतले आदिवासीहरूलाई मोहरा बनाएर भोटको लागि मात्रै खेला हुँदैछ र सारा दुनियाँमा हामीले चोट खाँदैछौँ। र यसको साक्षी अहिले हामी समस्त हाम्रो उपस्थित हुनुहुन्छ, वेदना पाइरहेको छ, उनीहरू पनि हामीलाई साक्षी दिनु सक्छ कि यो वेलफेयर सोसाइटीले नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजको अहिले जुन प्रकारको डिजिटल भइरहेको छ, त्यो रूपरेखा कुन प्रकारको भयो, यही आदिवासी सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटीको नेतृत्वले गर्दा, क्रमले गर्दा आज नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजको रूपरेखा बदलिरहेको छ। यति कति गर्वको बात हो। नर्सको ट्रेनिङको लागि यही पानीघाटा आदिवासी सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटीले शिक्षा हामी ट्रेनिङ गरेर गराउन थाल्यौँ। पहिला जो साइन्समा फर्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन पास गरेको छ, एमपी एमएलए र ठुलो पदमा हुनेहरू मात्रै एनएम जिएनएमको कोटा पाउने थियो। तर हामीले यही आदिवासी संस्कृति वेलफेयर सोसाइटीले सरकारबाट हामी दाबी गऱ्यौँ कि जसकोमा सेवा गर्ने भावना छैन उसलाई नर्स दिएर के हुन्छ? उसको सेवा गर्ने ड्युटी मात्रै सम्झेर त हुँदैन, कर्तव्य पनि सम्झिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि सबैले नर्स डक्टरहरू डिग्री लिएर दबाई दिन्छ र प्रिस्क्रिप्सनलाई हामीले जनताले बुझेन भने त्यसको मोनिटरिङ कसरी दिने, उल्टापुल्टा दिँदाखेरि खाँदाखेरि रियाक्सन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सरकारले बुझेर हामीलाई नर्स ट्रेनिङको लागि प्राथमिक 2004 हामीले ट्रेनिङ गराउँदै थियौँ नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा र हजारौँ 1500 मान्छेहरूको नर्स ट्रेनिङ गरेर डिप्लोमा गरेर अहिले हाम्रो कविता टोप्पो आनन्दलोकमा हेड नर्ससम्म अहिले भइरहेको छ। कति गर्वको कुरो। कतिजना चाहिँ बाहिर देशमा गर्दैछ और कतिजनाले बगानमा सेटिङ भइरहेको छ र यसरी उनीहरू एसटी र व्यवस्था पाएर सबैले हजारौँ लाखौँ जना चाहिँ सहयोग दिएको भए चाहिँ यो संस्थाले लाकिरको फाकिर हुने थिएन। हजुर अस्करजी, जसरी तपाईँले भन्नुभयो कि अझै पनि सहुलियत पाउनु भएन, तर तपाईँहरूले जिटिए क्षेत्रीय प्रशासनमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूद्वारा चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया छ तपाईँहरूको यो संस्था विषय लिएर? जिटिएमा हामीले 19 सेप्टेम्बरको दिनमा गएको थियौँ, जुन दिन यहाँ अनितको आएको थियो, 5-5 हजार रुपियाँ कति बाँडियो, त्यो दिन हामीले गयौँ र हाम्रो घरको
जुन प्रकारको भारत सरकारले दिएको थियो, पहिला 58वटा घरको पास गरेको थियो, त्यहाँदेखि मैले कोटेसन 400 गरेँ। अन्त किन हाम्रो घर हुँदैन, बोर्ड छैन, पानीगढा आदिवासीहरूको बोर्ड छैन। बोर्डको लागि मैले सारा भारतको हर डिपार्टमेन्टमा मैले चिठी दिएँ यही संस्थाको माध्यममा, तर आजसम्म हामीले घरको व्यवस्था छैन, SC/ST को कोटाको नौकरी चाकरी छैन भनेर जिटिएमा जाँदाखेरि गोर्खाल्यान्ड त भएको छैन, हाम्रो सङ्ग्राम गर्ने शहीदको लागि हामीले पुरा गरेको छैन, आदिवासीहरूलाई आउनु जानु भाडा दिइरहेको छ, रक्सी जाड दिइरहेको छु भन्ने खालको चाहिँ शब्द गरेँ। र त्यही शब्दलाई मैले प्रधानमन्त्रीलाई, होम मिनिस्टरलाई मैले पेन ड्राइभमा हालेर पठाएँ र तत्काल यो चिठी पठायो, किन यसरी हुँदैछ भनेर प्रधानमन्त्रीले यिनीहरूको समस्या छिट्टो हल गर्नु भनेर चिफ सेक्रेटरीले जिम्मा दियो, तर पनि अहिलेसम्म हल भएको छैन। र कसले गर्दा चाहिँ यसरी छलकपट हुँदैछ, यही मेरो असम्भव लाग्दैछ। र तपाईँहरूको माध्यममा चाहिँ जरुर सरकारले सम्झेर हामीलाई अँगाल्छ भनेर चाहिँ म आभार व्यक्त गर्दैछु। धन्यवाद। अनि तपाईँहरूको जस्तो यो क्षेत्रमा पानीघाटा बगान जो छ लगभग 6.5 वर्ष भइसकिसक्यो बन्द भएको हैन। यो बन्द चिया बगान चाहिँ नखोलिनुको मुख्य कारण चाहिँ तपाईँको हिसाबले के लाग्छ अहिले? विशेष कर यो चिया बगान 85-84 सम्म एकदम 1 नम्बरमा थियो। ट्राई र डुवर्स भन्दाखेरि यो चिया बगान टोपमा थियो भन्दाखेरि चाहिँ आघात पुग्छ। तर जति पनि पहिला एक बगानको कुनै प्रकारको महिना तलब, हप्ता तलब सबै कुरो एकदम एभाइलेबल, कसैलाई तकलिफ थिएन। र गोर्खाल्यान्डको दाबी गर्दैछ दाजुभाइहरू, ठिकै छ, गोर्खाल्यान्ड हकको हो, संवैधानिक माग हो, पाउनुपर्ने सहुलियत, किनकि नपाउँदाखेरि उनीहरू गोर्खाल्यान्डको दाबी गर्दैछ। तर गोर्खाल्यान्डको दाबी गर्दाखेरि बगानमा लेबरलाई जुलुस नारा गर्दै लानुको लागि गाडी जाँदाखेरि चाहिँ कम्पनी नोक्सान भयो। PF जम्मा गर्दाखेरि कसले गर्दा चाहिँ यो PF प्रोभिडेन्ट फन्ड 15 वर्ष जम्मा नहुँदाखेरि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको यसमा चाहिँ ध्यान नदिएको जस्तो छ। किनकि कम्पनीले मात्रै होइन, म्यानेजमेन्ट मात्रै होइन, लेबरलाई यो दोषाएर हुँदैन। किन लेबरले काम गर्दाखेरि लेबरको महिना तलबहरू पनि, रासन पनि कटौती, सप्ताहमा 4 हप्ता हुन्छ, 4 हप्तामा 2 रासन दिने हुने थियो। त्यसरी काट्दै मालिकले धम्की चम्की गरेर चाहिँ यो बगान 15 वर्षको PF पेन्डिङ भयो, दाउरा पेन्डिङ भयो, बोनस दिएन, महिना तलब हरेक हप्तावारी खर्चको पाउनुको लागि दाबी गर्नु पर्दथ्यो। म्यानेजरलाई एउटा नाटक भएको थियो, सिस्टम भएको थियो कि आज हाम्रो पार्टी जान्छ, तलब माग्छ, खर्च माग्छ। यो प्रकारको प्र्याक्टिस हुनाले गर्दा काममा हर्जना भयो। काममा हर्जना हुँदाखेरि रिकभरी गर्नु सकेन र त्यसरी नै डिफल्टर भएर मालिक म्यानेजरहरू चाहिँ यो बगान चाहिँ बन्द भएर गयो। किनकि PF को केसले चाहिँ मालिकलाई जेलमा पस्नु पर्यो र जेलमा पस्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूको लिज खारिज भयो। सबसे पहले मैं हमारे सामने जो उपस्थित है हमारे पानीघाटा आदिवासी संस्कृति वेलफेयर सोसाइटी के प्रांगण में हमारे प्रेस रिपोर्टर सर लोग को मैं अपना तरफ से हार्दिक नमस्कार और धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों के समक्ष में जितने भी गरीब बेसहारा सबों के लिए आप लोगों ने आए और हमारे बात को, जो दुखड़ा को सुनने के लिए जो समय दिए, इसके लिए मैं आंतरिक हृदय से धन्यवाद। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पानीघाटा के आदिवासी संस्कृति वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष महोदय इतने सारे हमारे चाय बागान की जितने भी गरीब पिछड़ा जितने भी हैं, माताएं बहनें, साथ साथ में और भी हमारे दादा बड़ा भाई छोटा भाई काका बड़ा बोलने का लायक सभी बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी कोई भी और भी जितना भी आदमी है कोई किसी ने चिंता नहीं किया था। लेकिन पानीघाटा आदिवासी संस्कृति वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष महोदय साथ में हम कमेटियों के तरफ से काफ़ी संघर्ष करने के बाद में उन लोगों का विधवा पेंशन, बूढ़ा भत्ता, विधवा भत्ता और साथ साथ में उन लोगों का ज़मीन का केस और एकजुट हो ये भी हो गया है। देखिए अपना गायंगा चाय बागान का फुलवती दास, उनका
ऐसा स्थिति हो गया था कि उनके पेट में पत्थर हो गया था। पत्थर हो जाने के बाद में उसका पति रामचंद्र दास मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद में 1 साल तक रुका, लेकिन फिर भी एक बार ऑपरेशन हुआ तो सक्सेस नहीं हुआ। फिर उसके अंदर दूसरी बार जब किया उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ। तीसरा बार में उसके अंदर में कोई औजार छूट गया था, मैंने ऑपरेशन वाला, जिसके कारण उसको पाइप को भी चेंज किया गया, पैखाना को पेशाब में, पेशाब को पैखाना में कर दिया गया। तो लास्ट में वो थैली को लेके, पेशाब वाला थैली को लेके वो घूम रही थी। तो बाद में प्रेस रिपोर्टर लोग गए, उस टाइम में जाने के बाद में उनके पास में वो बता दी कि मुझको इच्छा मृत्यु चाहिए ताकि मैं मर सकूं और मैं ये गंदगी से सोसाइटी ये कर लेते इसके वजह से नहीं होगा और जिसमें मैं मर जाऊं बोल के उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। फिर उसके बाद में हम लोगों के पास में उसका पति और वहाँ का कुछ आदमी आए हम लोग के पास में पानीघाटा आदिवासी संस्कृति वेलफेयर सोसाइटी के सामने में, और अपना दुखड़ा सुनाने के बाद में हम लोग उस प्रोग्राम को आगे रखे और हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ साथ में हम कमेटियों की तरफ से जाके बात को रखने के बाद बाहर से डॉक्टर बुला के उनका ऑपरेशन किया गया और सक्सेस अभी बढ़िया है, जिंदा अच्छा चल रहा है उनका परिवार। और साथ साथ में दूसरा बात है सर, ये अपना सुशीला एक्का, जो हम लोग आदिवासी समाज में एक लड़की होके वो काफ़ी दौड़ धूप करते हुए अपना बहुत कुछ की, लेकिन फिर भी कहीं से कोई उनको सहूलियत नहीं मिला। यही पानीघाटा आदिवासी संस्कृति वेलफेयर सोसाइटी के तहत में उनको भी विदेश में जाने का मौका मिला और जीत के भी आई, 3 ठो प्राइज लेके आई। लेकिन क्या कीजिएगा, हमारे आदिवासी समाज में तो इसी तरह का हम लोग हर काम को सोसाइटी के माध्यम से करते जा रहे हैं, लेकिन अपने पास में सरकार के तरफ से जो पावना दावना हम लोग डिमांड करते हैं हम लोग का सोसाइटी के माध्यम से, पर सोसाइटी को नहीं दे के दूसरा और कोई ले लेते हैं। ये हम लोगों को बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि इतना सरकार सब कोई, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हर दफ्तर के आदमी जानते हैं, इतना तक कि हर वीडियो भी जानता है। जानने के बाद में भी हम लोगों की तरफ में नज़र नहीं है। पानीघाटा आदिवासी संस्कृति वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष श्री ओस्कार तिर्की, सचिव फील्ड सचिव श्री कृष्णा रोहतिया बोल के सब कोई जानते हैं, फोन भी करते हैं, लेकिन पावना दावना के टाइम में हम लोगों का नाम काटा जाता है। इसलिए हमें काफ़ी दुख है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। सरकार जब है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, होने के बावजूद भी हम लोग के प्रति सोचना चाहिए ना कि कम से कम डिमांड किसने किया और उसी आधार में देना चाहिए, पर नहीं देके वो लोग अपना अपना मतलब निकाल लेते हैं। हम लोग तिराना बागान के देखिए, यही पानीघाटा आदिवासी संस्कृति वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हम लोगों ने कागज कलम करने के बाद में जितने भी आए हुए हैं उनसे पूछ सकते हैं कि उनका पेंशन लागू हुआ। अभी बढ़ोतरी का बात हो गया है, तो बढ़ोतरी में भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। उनका पेंशन का जो बढ़ोतरी होना चाहिए वो उसको भी अभी तक लागू नहीं किया, और साथ साथ में एरियर देने का बात हुआ था वो भी नहीं किया गया है। इसलिए मैं सरकार से, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, सभी से, और साथ साथ में आप प्रेस रिपोर्टर जितने भी हमारे दर्द को सुनने के लिए जो आप लोग ने जो समय दिया, उनके सामने मैं अपना 200 उंगली विश्व विनती ये याद कराते हुए मैं चाहता हूँ कि हम लोगों का जितना भी दुख दर्द है इसको आप सरकार तक पहुँचाएँ, ताकि हम लोगों को डायरेक्ट पानीघाटा आदिवासी संस्कृति वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में इसका व्यवस्था किया जाए। सबैजनालाई नमस्ते। म अलिकति कुरा बताउन चाहन्छु। 15 वर्षको पिएफ नबुझाउँदा चाहिँ यहाँको कमिटी के हेर्दै थियो। 6 वर्ष यो जङ्गल भएको थियो, त्यसले यहाँको कमिटी के नहेरेन। अहिले हामी चाहिँ लकडाउनमा अलामला भएर हामी आदिवासी भेला भएर काटे। अहिले यो मुना आयो, पत्तेको मुना आयो, अन्त उनीहरू कमिटीले भन्दैछ कि हामीले 2 रुपियाँ पर किलोमा दिनुपर्छ भन्दैछ। हामीले जुनले चाहिँ हामीले दुःख सुखमा हेऱ्यो, कुन चाहिँले बिना बोले हामीले 30,000 60,000 दियो काट्नुको लागि। अहिले चाहिँ हामी उनीहरूले कसरी दिन्छु, हामी 2 रुपियाँ पर किलोमा कसरी दिन्छु, तपाईँहरू विचार गर्नु। অনেক ধন্যবাদ। আমি একটু বাংলা দিয়ে বলি। অনেক ভালো লাগলো। আমরা সবাই কোথাও যে আমরা কথা বলতে পারি না, এই যে আমরা এখানে সামনে আপনারা এসেছেন, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের সামনে আমাদের দুঃখের কথা আমরা বলতে পারছি, সেটার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমি অল্প আমার কষ্টটা আমি বলি। এই যে আমাদের এই চায় বাগানে আমরা যে বসে আছি, আমরা এখানে আসছি, দেখছি ছোট থেকে
তো নাই, আমরা বিয়ে হয়ে এই গ্রামে এসেছি, কিন্তু আমরা শুরু থেকে দেখছি কিভাবে হচ্ছে না হচ্ছে, সেটা সব কিছু আমরা দেখতে আসছি। তো এখন আমরা এটাই আমরা আহ্বান করি কি গভর্নমেন্ট সরকার আমাদেরকে এটা আমাদের বাচ্চার কিভাবে আমরা চলতেছি, তো সব সময় তো সরকার আমাদেরকে দিবে না। আমাদের বাগান বন্ধ ছিল, তখন সবাই বাড়িতে দরজা বন্ধ করে, করোনা বেমার ধরবে বলে সবাই বাড়িতে বন্ধ করে থাকলো। কিন্তু আমরা বললাম কি না, আমরা যদি এখন বন্ধ থাকবো তাহলে এখন ফসল যদি হবে না, তখন গভর্নমেন্ট তো সবসময় আমাদেরকে খেতে দিবে না। চলো সবাই আমরা গরমিতে আর এই করোনা বেমার ধরবে না, আমরা বাগান কাটবো বলে আমরা এক মান করে আমরা সবাই মা গ্রামের মাগুলো আমরা এক মান করে আমাদের বাচ্চাগুলোর জন্য ফিউচারের জন্য আমাদেরকে কিছু করতে হবে। লিডার তো কিছু করতে পারছে না, 6 বছর হয়ে গেল কোনো লিডার কিছু করতে পারছে না। তো আমরা কি করব? আসবে সেই বছর আমাদের বাচ্চাগুলো লেখাপড়া করতে হবে, আমরা আবার পড়ে যাব নিচে বলে আমরা এক মন করে আমরা বাগানে কাটতে শুরু করলাম। আমাদের লিডারও কেউ ছিল না, আর কমিটিও কেউ ছিল না। এই যে মুরগি পালন করতেছিলাম, শুয়ার পালন করতেছিলাম, বাঘ ভাল্লু বাড়ি এসে ঢুকে বাড়ি থেকে নিচড় করে নিয়ে যেত। এখন যদি মুরগিগুলো শেষ হবে তাহলে আমাদের বাচ্চাগুলো নিতে শুরু করবে। এটা কে কদম বড় করবে? এটা সোচার অনেক কষ্ট, যারা মা আছে ওরাই কষ্ট পায়, পুরুষগুলো তো বেশি কষ্ট পায় না। তাই আমি বলছিলাম চলো এই কাজটা আমরা করব। আর যে কোনো মালিক আসবে, আমাদের বাগান ভালো থাকলে যে কোনো মালিক আসলে আমাদের বাচ্চাগুলোর একদিন ফিউচার ভালো হবে বলে আমরা এক মন করে আমরা না খাইয়ে যে অল্পটুক খেয়ে আমরা বাগানটা, অত বড় বড় গাছ ছিল, কিভাবে কাটলাম, কিভাবে কি করলাম। সেই সময় কমিটি ছিল না, সেই সময় লিডার ছিল না, 6 বছর এমনি। আর আমরা বললাম অনেক অন্যদের বাগানে এই যে গাড়ি আসতো সকালে 6টার সময়, ওই 6টার সময় গাড়িতে কিভাবে উঠতে হয়। মেয়ে ছেলেগুলা কিছু হয়ে গেলে আমাদের এখন ডাক্তার নাই, আমাদের গাড়ি নাই, কিছু নাই, আমরা কোথায় যাব? অন্যদের বাগানে কতদিন আমরা কাজ করব? চলো আমাদের বাগানটাই আমরা কিছু করি। তো ওইটাই বলে আমরা বাগানটাকে সাফা করলাম। আর আজকে আমরা বলার জন্য এটা সুবিধা পালাম। ঠিক আছে, আমরা নেতাটাকেও আমরা গালতি বলি না, কোনো ভাইদেরকেও আমরা গালতি বলি না, কিন্তু আনেওয়ালা ফিউচার আমাদের বাচ্চার জন্য সুবিধা হবে। এই যে আমি বাগানে কাজ করে আমি নিজের কষ্ট বলছি, কষ্ট দিয়ে আমার মেয়েগুলা দিল্লি পাটনা চলে যাচ্ছে না, ওই দিল্লি পাটনা গিয়ে কি হয়ে যাচ্ছে। আমরা কত মহিলাগুলো আমরা ভাষণ দিই, বড় বড় ভাষণ দিই না, কত বেশি করে, লেকিন আমরা ওটা পাচ্ছি না আমাদের ভিতরে। আমার মেয়েগুলো এখন লেখাপড়া করে বিএড পড়ার জন্য টাকা নেই। এখন অর্ধেক রাস্তা পড়ায় আমাদের বাচ্চাগুলো নদীতে যাচ্ছে, খোলাতে যাচ্ছে, ওরা কি করবে? কোনো জায়গায় তো বসতে তো পারবে না। ওই ঘটনাটা আমাদের হচ্ছে। এখন বাসে ভাড়া নেই, 200 টাকার ভাড়া আমরা কত বাচ্চাকে আমরা শিক্ষা দিতে পারি? ওটা আমাদের লাইনে অনেক কষ্ট আছে, আমাদের মনে অনেক কান্না আছে, অনেক কষ্ট পাচ্ছি। এইগুলো চিজ শুধু এই যে ভাইগুলো আছে গ্রামটাকে শুধু পকেট টাকা গরম, সেই ভাইয়ের কিছু নাই, ও বাইকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু পিছনে কি আছে আমার দিদি বোন ভাইগুলোর কি হবে ওটা কেউ ভাবতে পারছে না এখন পর্যন্ত। আমাদের 500 টাকা পালাম, আমি ওর পিছনে চলে যাচ্ছি, আমি 10,000 টাকা পালাম, আমি ওর পিছনে চলে যাচ্ছি, কিন্তু আসছে সেই পিঢ়িটা আমাদের বাচ্চার কি হবে ওটা কেউ ভাবতে পারছে না। এই যে আমরা বাগান সাফা করলাম, এই বাগানের সাফা করার পর আমরা নিজেই আমরা কিছু খেতে পারি না, কিন্তু এখন বলছে মানুষগুলা কমিটি করে আমাদের জন্য পার কেজির জন্য 2 টাকা লাগবে। সেই 2 টাকা আমরা খাবো না ওদেরকে দিব? আর সকালে আমাদের বাড়িতে কত কষ্ট আছে, আমরা ঋণ কার্যা করে আমাদের বাচ্চাগুলো যেভাবে আমরা কলেজ নিয়ে আসলাম, হ্যাঁ, এখন বিএড পড়ার জন্য অনেক বাচ্চাগুলা কিছু পাওয়া না পাচ্ছে, ওরা নদীতে যাচ্ছে। আমরা আশা করি আমাদের এই গিরমিট লাইনে অনেক কষ্ট আছে। আর আমি অনেক ধন্যবাদ জি, আমরা জলের জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছি। এই যে সংস্থা আছে, পার্টি তো আজকে আছে কালকে চলে যাবে, কিন্তু নিজের সংস্থা অস্কার নিয়ে যাবে না। এই কাগজটা আমাদের বাচ্চার ফিউচারের জন্য থাকবে বলে আমরা এই আশা করে এই সংস্থাকে আমরা মজবুত করব বলে এই সংস্থাতে আমরা ঢুকে আছি। ভাইকে দেখলাম, নেতাকে দেখলাম, দাদাকে দেখলাম, অনেক দেখলাম, আবার আমরা দেখব না। আর আমাদের যে অধিকার আছে এই সংস্থা দিয়ে আমরা কাজ করব। আর আমি কোনো দিকেও আমরা যাব না, যেতেও আমরা এখানে মাগুলো আছি, আমাদের হিস্সা কি আছে, আমাদের বাচ্চাগুলোর কি আছে, আমরা এই সংস্থা দিয়ে আমরা পেতে পারি। আমি বিজয়নগর থেকে এসেছি, আমার নাম ইগনিসিয়া কিন্ডো। আমাদের বাগানে কত বুড়া বুড়ি মরে গেছে এই পেনশনের জন্য, পেনশন পাই না, বিধবা ভাতা পাই না, তারপর কিছুই পায় না। ভোটের সময় আসি আমরা বিধবা করে দেবো, পেনশন করে দেবো, বাড়ি দেবো, সবকিছু বলে যায়,
কিন্তু ওরা কিছুই করে যায় না, ভোট চলে গেলে আর ভুলে যায়, পিছনে পিছনে মাথা ঘুরেও দেখে না ওরা। তো আমি এটাই বলতে চাই যে আমাদের সংস্থা থেকে যা হয়েছে অনেক ভালো হয়েছে। ও 1 বছরে 45 জন করেছে, তো 2 বছর কত করলো, অনেক করলো। তো আমি ওনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই, আর আগেও ভালো ভালো কাজ করে এই সংস্থা যদি আগে বাড়তে চাই, বাস এটা আমি এত ধন্যবাদ এতই বলি।